अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। एक नई सुबह का आगाज हो चुका है। गुड मॉर्निंग कहते हैं आपको और शुभ सवेरे पाकिस्तान में खुशामदीद। जी हाँ, और आज की अच्छी बात, जबर करना। वैसे ये कहने को तो अच्छी बात नहीं है कि जबर करना क्या अच्छी बात हुई। आज की अच्छी बात हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे कि किसी पर अपनी मर्जी को जबरन मुसल्लत नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी की खुशी या ख्वाहिशात के बरक्स उस पर अपनी मर्जी और अपने ख्याल के मुताबिक फैसले मुसल्लत करना जबर कहलाता है। बिल्कुल, और जबर की सूरत में चूंकि इंसान अपनी मर्जी से फैसला नहीं ले पाता, क्योंकि वो जो भी कर रहा होता है उसमें किसी दूसरे की मर्जी और सोच शामिल होती है, इसलिए उसकी कामयाबी के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हर इंसान को उसकी मर्जी और ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक दिया जाना चाहिए, जबर नहीं करना चाहिए। और यही आज के हमारे पूरे प्रोग्राम में आपको नज़र आएगा। मुख्तलिफ इसके हम सेगमेंट करेंगे, ख़ासतौर पर उन बच्चों के हवाले से, उन नौजवान लड़कियों के हवाले से जो अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर रही हैं। आज उनको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलने वाली है कि वो अपने करियर का इंतखाब किस तरह से कर सकते हैं। उनकी अपना पैशन और अपने वालिदैन की मर्जी को बैलेंस रखते हुए भी वो अपने करियर का इंतखाब कर सकते हैं। और आज एक दिन भी मनाया जा रहा है। यस, और वो है सिबलिंग्स डे। पूरी दुनिया में तो नहीं, लेकिन बहुत से ममालिक में मनाया जाता है बहन भाइयों का दिन, सिबलिंग्स डे। तो आज सिबलिंग्स डे के हवाले से भी एक पूरा सेगमेंट आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जहाँ तक जबर की हम बात कर रहे हैं, उसमें वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों पर जबरन उन पर ये मुसल्लत कर देते हैं कि बेटा इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, आर्मी में जाना है, पुलिस वाला बनना है, तो वो पेरेंट्स ज़रा आज का शो गौर से देखें कि इसका नुकसान क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो खैर, अभी हम रुख करते हैं इस्लामाबाद का। सबसे पहले एक्सक्लूसिव स्टोरीज सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सुहेल भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप और क्या खबरें हैं आज की? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सुकेरा साहब, मैं खैरियत से हूँ। आपने जबर के हवाले से बात की। जबर तो किसी भी फॉर्म में हो दुरुस्त नहीं है, स्पेशली जब हम अपनी राय किसी दूसरे पर थोपते हैं या उसके साथ जो कुछ वादे किए जाते हैं कि आपको किसी तकलीफ़ या मुश्किल से बचाएंगे, लेकिन फिर उस तकलीफ़ या मुश्किल से बचाने के बजाय उसको महंगाई का जबर आवाम पर शुरू कर दिया जाए, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आवाम से वादा किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अस्करा साहब आवाम के साथ वादा किया था कि वो उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी लाएंगे, रिलीफ लाएंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे। लेकिन 7 माह से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद ये वादे और दावे पूरे होते दिखाई नहीं देते। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के क़याम के फौरी बाद सबसे बड़ा मसला जो आवाम को दरपेश था वो गैस की कीमत में इजाफे की सूरत में उनको पेश आया। और गैस की कीमतों में ऐसा इजाफा हुआ कि लोग चीख उठे, सरापा एहतजाज थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया, इंक्वायरीज कमेटीज़ बनी, ऑडिट हुआ, ऑडिट रिपोर्ट भी आ गई और कहा गया कि आवाम को ये जो इजाफी रिकवरी है वापस की जाएगी। अभी तक उस रिकवरी का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। जून तक का वादा किया गया कि ये रिकवरी जो इजाफी वसूली की गई थी वो वापस की जाएगी। लेकिन अभी वो पिछला जो गैस के बिलों का मामला था और उस गैस की कीमत में इजाफे के नतीजे में महंगाई का जो जिन बेकाबू हुआ, अवाम अभी उसके असरात से नहीं निकल पाए कि सुई सौदरन और सुई नौदरन ने दोबारा ओगरा से रब्ता किया, अपनी दरख्वास्तें दायर की कि गैस की कीमत में मज़ीद इजाफा किया जाए। और आपके लिए और अपने नाज़रीन के लिए हमारी एक परेशान कुन खबर यह है कि सुई सदरन और नादरन की दरख्वास्त के ऊपर ओगरा ने गैस मज़ीद महंगी करने के लिए एक जो कानूनी अमल है वो शुरू कर दिया है। उस सिलसिले के अंदर कराची से गुज़श्ता रोज़ इसका आगाज़ किया गया, पब्लिक हेयरिंग का सिलसिला शुरू किया गया है जो कि 18 अप्रैल तक मुकम्मल की जाएंगी। और उसके बाद एक कानूनी जवाज़ ओगरा के पास और वफाकी हुकूमत के पास आ जाएगा कि हाला रेवेन्यू रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, गैस कंपनियों का मुनाफा भी यकीनी बनाना है और उसके साथ गैस कंपनियों को जो मज़ीद अपने खर्चात पूरे करने हैं, वो सारे काम करने के लिए आवाम अपनी जेबों को मज़ीद खाली करें क्योंकि गैस महंगी करनी है। इस मरतबा जो सुई सदरन ने गैस महंगी करने की दरख्वास्त की है वो 108 रुपये फ़ी MMBTU है और सुई नौदरन ने गैस 111 रुपये फ़ी MMBTU महंगी करने की दरख्वास्त की है। मजमूई तौर पर दोनों गैस कंपनियों को 250 अरब रुपए का रेवेन्यू दरकार है।
खजाना खाली है, हुकूमत के पास पैसे नहीं है। असद उमर साहब ने फ़ौरन हाथ खड़े कर देने हैं, चूँकि मामला आना है सब्सिडी के ऊपर। हुकूमत सब्सिडी देने को तैयार नहीं है। अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और लोगों के अंदर अब ये सकत नहीं है कि वो मज़ीद गैस महंगी हो, जिसके नतीजे में तमाम अशिया के ऊपर उसका असर पड़ेगा, वो ये बोझ बर्दाश्त करें। और वफाकी हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के मूड में नहीं है, ना इस पोजीशन में है। अब मामला ये है कि IMF के साथ जो कर्ज का प्लान है वो बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और उसके साथ IMF की जो बुनियादी उसकी जो शराइत में शामिल होता है कि आपने बिजली मज़ीद महंगी करनी है, सब्सिडी आपने जो थोड़ी बहुत दे रहे हैं बिजली पर वो आपने विड्रॉ करनी है, गैस के ऊपर आपने सब्सिडी बिल्कुल नहीं देनी और उसके साथ गैस मज़ीद महंगी करनी है। जी, गैस कंपनियों को रेवेन्यू क्यों पूरा नहीं हो रहा है, इसकी क्या वजूहत है? इसका मतलब है ये तो सारा बोझ अवाम पर डाला जाएगा। IMF की आप बात कर रहे हैं, तो क्या गैस ही महंगी करना अव्वलीन शर्त है? IMF के साथ क्या मुआहदे तय पा रहे हैं, कुछ इस बारे में भी अपडेट करें। दुआ, देखिए आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2-3 वजूहत है गैस महंगी करने के। एक तो डॉलर की कदर में इजाफा हुआ, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट है, चूँकि उससे गैस की पैदावारी लागत बढ़ जाती है। हमारे यहाँ जितनी गैस की पैदावारी कंपनियाँ हैं उनका जो गैस का टैरिफ है वो डॉलर के अंदर तय है और डॉलर रेट का जब डॉलर के रेट बढ़ता है तो अल्टीमेटली गैस की पैदावारी कीमत में इजाफा हो जाता है। दूसरा बड़ा मामला है मुख्तलिफ गैस कंपनियों के मुख्तलिफ मनसूबे, उनके अखराजात, उनकी तनख्वाहें और निजी शेयर होल्डर्स हैं जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो एफर्ट करते हैं। और तीसरा बड़ा मामला है गैस चोरी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम डिवीज़न सरवर खान साहब ने कहा और बड़े उन्होंने शान से कहा कि सालाना 50 अरब रुपए की गैस चोरी हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर ने चेयरमैन एनर्जी टास्क फोर्स नदीम बाबर साहब को अपॉइंट किया था। 7 माह गुजर गए हैं। तवानाई के शोबे के अंदर इस्लाहात लेके आनी थी ताकि ये जो खसारा है इससे ख़त्म किया जा सके। एक सिफारिश भी आज तक वह हुकूमत को पेश नहीं कर सके। सरवर खान साहब ने बयान दिया अगर 50 अरब रुपए गैस चोरी हो रही है तो इस चोरी को किसने है आइडेंटिफाई कर लेना, उसको रिपोर्ट कर देना। ये काम मैं भी कर सकता हूँ और बाकी मीडिया के लोग भी कर रहे हैं, अवाम भी कर रहे हैं और दीगर स्टेक होल्डर भी कर रहे हैं। आपके पास मैंडेट है, आपके पास इख्तियार है, आपके पास हुकूमत है, आपके पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं। आपने बताइए कि 7 माह के दौरान जो 50 रुपए की गैस चोरी हो रही थी उसमें से आपने कितनी कमी की। ये बड़ा इंपैक्ट है इसके अंदर UFG का, आप वो कम नहीं कर सके। आप गैस चोरी का कानून मौजूद है लेकिन कोई बेहतरी नहीं ला सके। सिंपल हल है, गैस कंपनी दरखास्त लेके आए, ओगरा मंजूरी दे और हुकूमत सारा नोटिफिकेशन की इजाजत देके इजाफा आवाम पर मुंतकिल कर दे, इस उम्मीद के साथ कि 1.5 साल तक आप खामोश रहें। 1.5 साल बाद दूध और शहद की नहरें बहेंगी और आपका दुख खत्म हो जाएंगे। तो ये मुमकिन नहीं है। गुज़श्ता रोज CNG सेक्टर की जानिब से और दीगर स्टेक होल्डर ने गैस की कीमतों में इजाफे की भरपूर मुखालफत की है कि वो ये इजाफा बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और भट्टी साहब, जो दूध और शहद की नहरों का आप हवाला दे रहे हैं, ये नहरें बहनी थी PTI की गवर्नमेंट जैसे ही इख्तदार में आनी थी। तो अब इख्तदार में आए, इतने महीने गुजर गए, फौरन से असद उमर साहब के वो बयानात कानों में गूंजते हैं कि जनाब अभी तो अवाम की चीखें निकलनी हैं और वो निकल रही हैं। लेकिन कल की ये खबर फिर कानों में गूंज रही है कि नौकरियों की बारिश होने वाली है। भट्टी साहब क्या करें? मेरा ख्याल है रहने देते हैं। टिक्का बोटी कह रहे थे, अगर नहीं पूरा हुआ तो टिक्का बोटी बना दे। तो रहने देते हैं, नहीं करते डिस्कस। भट्टी साहब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर क्या है? बड़ी तकलीफ सूरत हाल है और लेकिन असद उमर साहब को क्वेश्चन निकालना होगा जो उन्होंने कमिटमेंट की थी, कौम से वादे किए थे, जहाँ पे अरबों रुपए की लीकेज है, उनको रोक कर आवाम को कदरे रिलीफ आप ना दें। जो जितना बोझ डालना चाहते हैं उसको कदरे आप किसी हद तक उसको कम ज़रूर करें। दूसरी हमारी स्टोरी है, ये भी बड़ी एक अफसोसनाक मामला है कि हमारे वो इदारे, हमारी जामियात, यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे नौजवान आला तलीम हासिल करने के लिए पहुँचते हैं, जहाँ पे अपने वो सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब देखते हैं, जहाँ पे वो आला इखलाकी इक़दार सीखते हैं, जहाँ पे वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस सीखते हैं, उन इदारों के अंदर धोखाधड़ी और फ्रेब का सिलसिला जारी है। सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की गर्ज से हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी लाहौर की, जहां पर मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक शिकायत मसूल हुई थी कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर तो मुख्तलिफ कंपनियां मुनाफाखोरी में, ज़्यादा मुनाफा के लालच के अंदर वो डिसेप्टिव प्रैक्टिस का सहारा लेती हैं, धोखाधड़ी करती हैं, झूठ बोलती हैं और आवाम से ज़्यादा पैसा लेने के लिए बहुत से हरबे आजमाती हैं। अब यही काम यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे शुरू हो चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ने मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, जिन्होंने पूरे प्रोसेस की हेयरिंग की, उनकी शिकायत मसूल हुई थी, इन्होंने 3 बड़े दावे किए। इन्होंने पहला दावा किया कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी एशिया की
टॉप 10 यूनिवर्सिटी में इसका शुमार होता है। ये पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन और म्यारी यूनिवर्सिटी है। और तीसरा कहा गया कि इस यूनिवर्सिटी का शुमार हायर एजुकेशन कमीशन की रैंकिंग में दूसरे नंबर पर होता है। ये प्रॉस्पेक्टस के अंदर ये सब कुछ मेंशन किया गया। तलबा इस बेस के ऊपर अट्रैक्ट हुए, उन्होंने लाखों रुपए फीसें अदा की, तो पता चला कि उनके ये तीनों दावे गलत थे। तो किसी शहरी ने हिम्मत की, हौसला किया, उन्होंने मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ पर मौजूद चेयरपर्सन मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान वदिया खलील, जो काफ़ी अरसे से CCP को माजी के बरक्स फाल करने की कोशिश कर रही हैं और मुकर्रर वक्त के अंदर फैसले देने की कोशिश करती हैं, उन्होंने इस सारे मामले का जायज़ा लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के लोग, इंतजामिया वहाँ पर पेश हुई, उनसे कहा गया कि आपने जो तलबा के साथ ये 3 वादे किए थे, 3 दावे किए थे उनको अट्रैक्ट करने के लिए, आप बताइए कि आपने क्या ये सच कहा, आपका क्या इसके पास सबूत है। आप सुनकर हैरान होंगे, इस यूनिवर्सिटी के पास इन तीनों दावों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। उन्होंने मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस बात का एतराफ़ किया और उन्होंने कहा जी कि हमें आप माफ़ी दे दें, हमसे गलती हो गई। मतलब यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ये कह रही है कि हम कई सालों से नौजवानों को बेवकूफ़ बना रहे थे, सिर्फ और सिर्फ अरबों रुपए या करोड़ों रुपए ऐंठने के लिए। अब वो मान रहे थे कि आप हमें माफ़ी दीजिए, लेकिन मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को अपने कानून के सेक्शन 10 की खिलाफ वर्जी करार देते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी लाहौर पर 5 मिलियन रुपए यानी 50 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया है। ये जुर्माना बहुत मामूली रकम है और हैरान कुन तौर के ऊपर इस समाअत के दौरान जब ये प्रोसेस चल रहा था, इस फैसले के अंदर भी इसका हिस्सा बनाया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक यूनिवर्सिटी है अमेरिका के अंदर जिसको इस फैसले का हिस्सा बनाया गया है। उनकी यूनिवर्सिटी भी अमेरिका के अंदर कुछ इसी किस्म की प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व थी। स्टूडेंट ने मुतलका रेगुलेटर से राब्ता किया और उसके बाद $25 मिलियन का हर्जाने का मामला था जो कि तलबा की जानिब से सामने आया कि डिसेप्टिव प्रैक्टिस का सहारा लिया गया है। और उसके बाद फिर उस यूनिवर्सिटी की कभी जुर्रत नहीं हुई। यहाँ पर CCP ने भी एक अच्छा इकदाम उठाया है, लेकिन सिर्फ 50 मिलियन जुर्माना कर देना काफ़ी नहीं है। CCP मामले की तशहीर करनी चाहिए, जहाँ दीगर यूनिवर्सिटियाँ जिनके जो विदाउट चार्टर्ड काम भी कर रही हैं और इस किस्म के क्लेम करती हैं और जहाँ पर तलबा ने आला तलीम और आला अखलाकी इक़दार सीखनी है, तो वहाँ पर झूठ फरेब का सहारा लिया जाता है। तो उनको SCCP को बेनकाब करना चाहिए इस फैसले के बाद, ताकि दोबारा तलबा को गुमराह ना किया जा सके। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। इससे पहले भी हम पौधों की और दरख्तों की अहमियत पर बात कर चुके हैं कि कितनी ज़्यादा अहमियत है जब बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं। ना सिर्फ ये अहमियत है कि हमारा माहौल जो है वो आलूदगी से बचता है, बल्कि बहुत सी ऐसे और फ़वाइद हैं दरख्तों के जो कि बताना शुरू करें तो एक लंबी लिस्ट है। बिल्कुल। इसी तरह के हमारे एक मेहमान हैं जो लोगों में पौधे तकसीम करते हैं, यानी ये जो दरख्त लगाना फिर पौधे तकसीम करना, ये भी एक सदका जारिया की सूरत में नजर आते हैं। ये पीर सूफी मोहम्मद है। बिल्कुल, पीर सूफी मोहम्मद है और पिछले कुछ सालों से उनकी जिंदगी का एम ही एक है, काम ही एक है कि उन्होंने लोगों में पौधे बांटने हैं। अब वो क्यों बांटने हैं, क्या उनके अज़ाइम हैं, क्या विशेज़ हैं, ये सारी बातें उनसे करेंगे। ये पीर सूफी मोहम्मद साहब क्या ही कमाल का काम कर रहे हैं और सदका जारिया तो है ही, लेकिन जहाँ वो शहर को खूबसूरत बना रहे हैं, लोगों के दिलों में कितना घर कर रहे हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि कैसे उनको ये ख्याल आया और कैसे फिर अल्लाह ताला ने बरकत डाली इस काम में। पीर सूफी मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मेरे नाम का जरूर अमेंडमेंट करे। जी जी। पीर सूफी मोहम्मद मिसल शाह नकीबी। दोबारा बताएं, मैं पूरा लिखता हूं। सूफी मोहम्मद मिसल शाह नकीबी। पीर सूफी मोहम्मद मिसल शाह नकीबी। अरे वाह, क्या बात है। ये नकीबी जी 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 ठीक हो गया। तो ये तो मैं तो इसी मुआशरे का फर्द हूँ और मुझे भी अल्लाह ने आंखें दी हैं। माहौल हम देखते हैं जो तबाही आने वाली है, तो ये पौधों की वजह से जंगलात काटे जाते हैं। पाकिस्तान में हर साल 70,000 एकड़ पे जंगलात काटे जाते हैं और इसी वजह से तकरीबन 27,000 एकड़ ज़मीन बंजर हो रही है। तो ये जो है ना एक बहुत बड़ा अलमिया है और ये रफ्तार अगर इसी तरह जारी रहा तो ये बहुत एक नुकसानदेह बात है दुनिया के तमाम मखलूक के लिए।
जी रूह चीज़ के लिए कि जो इसका रूह है वो उसके लिए नुकसानदेह है। तो इसलिए मैंने इसी टॉपिक को, काम तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन मैंने इसी टॉपिक को पकड़ा, और पहले से जब मैं ड्यूटी पे था उस वक्त भी मैं पौधों के बारे में मैंने कुछ इसके पौधों के फ़वाइद लिख के मैं स्कूलों में तकसीम करता था। अच्छा, कि लोगों को अवेयरनेस आ जाए कि यार पौधे की क्या फ़ायदे। सही। तो वो फ़वाइद भी अभी मेरे पास इधर हैं, लेकिन किताब में भी लिखे हैं मेरे। तो इस वजह से खैर मैं तो इतना तो नहीं दे सकता, क्योंकि सिर्फ अवेयरनेस के लिए मैंने ये प्रोग्राम बनाया है, और ये 3 साल मेरे हो गए। क्या बात जी, है, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं और बड़े जिम्मेदार पाकिस्तानी होने का सबूत दे रहे हैं। तो ये बताइए 3 साल में कितने पौधे लोगों में तकसीम कर चुके हैं, और तकरीबन आपका खर्चा कितना आया है इस पे? खर्चे का तो देखो ना, अल्लाह की राह में जो कुछ खर्चा करता है हम उसका हिसाब नहीं करते। एक अल्लाह की जिक्र के हिसाब नहीं करना चाहिए, और एक अल्लाह के नाम पे जो खर्च हम करते हैं, यकीन करें मैं नहीं लिखता हूँ कि मेरा बहुत कर्ज लेता हूँ लेकिन काम चलाता हूँ। ठीक। तो ये जो है ना 2017 में मैंने जो नर्सरी बनाई तो उसमें मैंने 25,000 पौधे मुफ्त तकसीम किए। अरे वाह। और माशाल्लाह। 2018 में तो 2018 में मैंने 20,000, क्योंकि पौधे थोड़े खराब हुए थे, तो 20,000 पौधे ये मैंने मुफ्त तकसीम किए। और अभी जो है ना मैंने 30,000 का प्रोग्राम बनाया है। अच्छा, अरे वाह, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे कि आपने ये 30,000 पौधों का, अभी मेरे ख्याल में ये आपका 20-19 का प्लान होगा। तो मुझे ये बताएं सूफी साहब, आप करते क्या हैं, गुजर बसर क्या है आपका? मैं तो एक रिटायर अफसर हूँ, बस पेंशन है, कोई काम नहीं करता हूँ। बस इसी के लिए मैंने अपना जिंदगी वक़्फ़ किया माहौल को खत्म करने के लिए। सारी अपनी पेंशन पौधों पर लगाते हैं? बिल्कुल इसी पे लगाते हैं। माशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से मेरे बच्चे जो है ना सारे अपने पाँव पे खड़े हैं। अच्छा। और मैंने उनको बताया कि मेरे काम में मुदाखलत मत करो, बल्कि बच्चे भी मुझे ये बताते हैं कि बाबा ये याद रखो कि किसी से पैसे नहीं लेना है, और जो काम आप कर सकते हैं वो करें, किसी से एक पैसा नहीं लेना। और बच्चे खफा होते हैं। ये जो पीछे आपके हमें प्यारे प्यारे पौधे नजर आ रहे हैं सूफी साहब, ये आपने क्या नर्सरी बना रखी है? जी। नर्सरी आपकी अपनी है? जी बिल्कुल, ये एक सरकारी जगह है। पहले ये सरकारी जगह है नेरशिपुते गुलबहार में। पहले इधर पुराने जमाने में जावेद पार्क था 30 साल पहले। अच्छा। फिर जो है ना वो लोगों ने उजाड़ दिया, फिर नहर से गंद आके तो पूरा वो पुराना जावेद पार्क जो है वो 2 गज नीचे जमीन में दफन है। तो अभी ये गंद जो नहर से डाला है इधर, तो इसके साथ मैंने मेहनत की, चमन बनाए और फूल लगाए। माशाअल्लाह, क्या बात है। तो सूफी साहब मुझे ये बताएं, ये जो आपने नर्सरी बनाई है, इसी नर्सरी में आप लोगों में फ्री पौधे बांटते हैं, वो भी यहीं पे आप उगाते हैं, उनकी नशोनुमा करते हैं, फिर लोगों में देते हैं। तो क्या लोग खरीदने नहीं आते आपके पास? कोई और पौधे हों आपके पास, बड़े बड़े महंगे पौधे भी होते हैं? नहीं, बस ये पैसे से मुझे नफरत है। अच्छा, पैसे किसी से लेने से। आपकी नर्सरी में जो है सब फ्री है, और सब इसलिए है कि लोग अपने घरों में जाएं और इनको लगाएं। फ्री है। जी। तो ये जो है ना ये सूफी अब्दुर्रहमान बाबा के नाम से नर्सरी मैंने बनाई है, क्योंकि हम सूफी अब्दुर्रहमान बाबा के मुतवल्ली भी हैं, उसका उर्स भी हम मनाते हैं। तो ये उसके नाम से मैंने ये नर्सरी बनाई है। तो रहमान चले, माशाल्लाह एक अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह इसमें बरकत डाले। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट तो खुद दरख्त लगाने पे जोर देती है। आपसे किसी का कोई कांटेक्ट हुआ, राब्ता हुआ, किसी ने कहा कि हम भी आपके साथ मिलके चलते हैं? नहीं, किसी ने राबता, ये 3 साल हो गए, किसी ने राबता नहीं किया, न मिनिस्टर ने, किसी ने भी। और चूंकि मैं खुफिया मिशन है मेरा, तो क्योंकि मैं रियाकारी से भी बचता हूँ ना, कोशिश करता हूँ। चले, तो ये आप लोगों ने इसको वाजी किया और दुनिया में फैला दिया, तो अल्लाह भी मेरी मदद करे, अल्लाह रियाकारी में नहीं लाए। और ये जो है ना हमें पैसों से नफरत यहाँ तक है कि पैसे का शौक हम नहीं करते, क्योंकि रहमान बाबा ने भी पैसों से
नफरत की थी। आप एक तो इसी, जिम्मेदार पाकिस्तानी हैं सुबी साहब, और माशाल्लाह जो आप काम कर रहे हैं ये शायद हर पाकिस्तानी का फर्ज बनता है। तो आप नौजवान नस्ल को या तमाम पाकिस्तानियों को खासतौर पर जिस मिशन पे आप हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, पैगाम तो यही है कि हर एक इस बात को सोचे समझे कि जो तबाही आने वाली जो बीमारियां हैं, अभी अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है कि हर तीसरा मौत जो है ना वो आलूदगी की वजह से है। तो हर तीसरा मौत, तो ये हर घर में इंसान रहते हैं, तो हर एक को सोचना चाहिए कि इस बारे में। मैंने इस किताब में भी लिखे, लोगों को भी कहता हूँ कि अगर घर में एक दरख्त जरूर लगाएं क्योंकि वो आपको ऑक्सीजन मुहैया करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर दरख्त का जगह नहीं है तो फिर हर एक इंसान फिर गमले में एक एक पौधा लगाए ताकि ऑक्सीजन जो है ना पूरा हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना हमें कम मिलती है। ओजोन लेयर खराब है, जो तबाही आने वाली है, मैंने इस किताब में भी लिखा है कि जो तबाही आने वाली है वो क्या है, वो ओजोन लेयर है, वो सूरज उससे फिल्टर नहीं होता, तो गर्मी की शिद्दत है। और इस पाकिस्तान में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पीर सूफी मोहम्मद मिसल शाह नकीबी साहब, आपका बहुत 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 शुक्रिया, और मेरे पाकिस्तान की जानिब से आपको सलाम, सल्यूट, जो आप काम कर रहे हैं, और आपके लिए नेक तमन्नाएं, ख्वाहिशात और ढेर सारी दुआएं कि आप इसी तरह काम करते ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। बहरहाल हम सब सवेरे पाकिस्तान में ऐसे लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे ताकि कोई हम में से भी इंस्पायर हो और इसी तरह का अच्छा काम करे और ये चेन आगे बढ़ती जाए। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत कुछ आपके लिए है, देखते रहिएगा सुबह सवेरे पाकिस्तान। स्टे विद अस। सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब हम बात करने जा रहे हैं सिबलिंग्स डे के हवाले से, जो कि कई ममालिक में मनाया जाता है बड़े जोशो खरोश से, क्योंकि बहन भाइयों का अनमोल रिश्ता होता है और बड़ा प्यारा और बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है। इतना ही मसाइल का शिकार होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। किस किस्म के मसाइल होते हैं ये बताइएगा जरा। बहुत से मसाइल होते हैं, और वो मसाइल ऐसे होते हैं कि प्यार मोहब्बत तो बहुत जगह होता है, और कई कई जगहों पर जाके बहुत से जिंदगी के ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि पता नहीं क्यों वो मोहब्बत नफरत में बदल जाती है। और देखिए, बचपन में जिन बहन भाइयों के साथ हम इतने क्लोज होते हैं, खेलते हैं, हमारे बहुत से दुख सुख, हमारी खुशियाँ उनके साथ शेयर होती हैं, लेकिन ऐसा ऐसा जब बड़े होते हैं, फिर हम अपनी अपनी फील्ड में चले जाते हैं, तो उस वक्त, और फिर खासतौर पर उन बहन भाइयों में जहाँ पर जायदाद का बहुत मसला होता है, या जहाँ पर पेरेंट्स की तरबियत में थोड़ी कमी रह जाती है, कि वो फ़र्क करते हैं कि बेटा बेटी में, या एक बड़े बेटे में छोटे बेटे से बड़े बेटे में, वहाँ बहुत से मसाइल होते हैं। लेकिन आज हम इस सेगमेंट में सबसे पहले बहुत ही पॉजिटिवली डिस्कस करेंगे कि बहन भाइयों का रिश्ता कितना खूबसूरत रिश्ता होता है, फिर इनमें मसाइल की वजह क्या होती है। हाँ, ये जो मसाइल की है एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो जायदाद जहाँ आ जाती है ना, जितना मर्जी प्यार हो बहन भाइयों में, पता नहीं वो जायदाद क्यों फूट डलवा देती है। शरीका बन जाता है। ठीक है, अब खैर डिस्कस स्टार्ट करते हैं डिस्कशन हम। अरूज मोइज साहिबा हमारे साथ हैं, फजल वाहिद साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक जी बिल्कुल ठीक है। दैट्स ग्रेट। अच्छा, दो भाई हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम ज़रा डिस्कशन बिल्कुल इस पे करते हैं। आप अरूज मोइज साहिबा, आपके ख्याल में जी क्या नफ्सियात होती है एक माँ बाप की जब वो अपने बच्चों में बहुत से ऐसे कॉम्पिटिशन्स करवा देते हैं, किसी एक की सपोर्ट कर देते हैं, एक की नहीं करते, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से नफ्सियाती मसला पैदा हो जाता है और भाई ही बहन भाइयों के दरमियान इस तरह की चपकलिश पैदा हो जाती है, कन्फ्यूजन्स पैदा हो जाती हैं। तो रोशनी डालें, ये मामला है क्या? अच्छा, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड, बहन भाई का जो रिश्ता है वो बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है,
क्योंकि आप किसी के साथ, एक होता है ना कि लोग कहते हैं आई वांट टू ग्रो ओल्ड विथ यू, अक्सर लोग कहते हैं जिससे वो प्यार करते हैं, जिससे वो शादी करना चाहते हैं, लेकिन बहन भाई जब छोटे से होता है देन दे ग्रो ओल्ड, एक्चुअली ग्रो ओल्ड टुगेदर। वो नई नई चीज़ें साथ सीखते हैं, वो नए नए एक्सपेरिमेंट साथ करते हैं, नई नई जो नई दुनिया उनके सामने आ रही होती है, अनफोल्ड होती है, वो एक्सपीरियंस उनके एक साथ होते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यहाँ आता है कि ये जो इतना खूबसूरत रिश्ता है, जो ऐसी दोस्ती होनी चाहिए थी जो कभी ना टूटे, लेकिन वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से टूट जाती है, और उसका बहुत सारा ब्लेम, आई वुड से मैक्सिमम ब्लेम जो है वो तरबियत पे जाता है। रीज़न बीइंग इज़ बिकॉज, और तरबियत माँ बाप की भी हो सकती है, रिश्तेदारों की भी हो सकती है, माहौल की भी हो सकती है, जो चीज़ हम देखते हैं उससे भी हम सीखते हैं, उन चीज़ों की भी हो सकती है। होता ये कि जो आपने बहुत बड़ी सही की कि जो बच्चों को कंपटीशन कराया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, अगर एक बच्ची थोड़ी रंग में साफ है या दूसरी नहीं है इतनी, तो बार बार उसको एहसास दिलाया जाता है इस बात का। तो होता ये कि जब ये हम करते हैं तो बच्चे के दिल में एक रिजेंटमेंट पैदा होती है कि फॉर एग्जांपल एक बच्चे के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, दूसरे की नहीं आ रहे। अब जिसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो रिवॉर्ड ज़्यादा हो रहा है, उसकी तारीफ ज़्यादा हो रही है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, वो ज़्यादा अटेंशन ले रहा है, और जो दूसरा वाला है वो लेफ्ट आउट फील कर रहा है। सो होता है कि इतना छोटा बच्चा वो बोल नहीं पाता है, क्योंकि उसके पास ना जिस्मानी ताकत है ना जहनी ताकत है। जब वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं जब उसके पास ये ताकत आती है तो वो रिजेंटमेंट निकालने के लिए उसके लिए उसके पास की सिबलिंग होती है कि तुम्हारी वजह से बचपन में मेरे साथ ये हुआ था। क्योंकि बचपन के वाक़यात हमें तो लगता है कि बच्चे को याद नहीं रहते हैं, लेकिन वो वाक़यात बच्चे के जहन में पूरी ज़िंदगी के लिए छाप बन जाते हैं, और वो उसकी पर्सनैलिटी को शेप अप करते हैं। तो फजल वाहिद साहब, आपके ख्याल में जिस तरह से अरूज भी बात कर रही हैं कि बहुत अगर कंपैरिजन की बात आती है, ये खूबसूरत रिश्ता कंपैरिजन की तरफ जाता है बहन भाइयों का, तो उसमें वालिदैन की तरबियत का किरदार इंतहाई अहम होता है। आपके नज़दीक बहन भाइयों का रिश्ता कितना खूबसूरत है, और अगर ये बिगड़ता है तो उसमें सोसाइटी का कितना हाथ होता है? देखिए, रिश्ता खूबसूरत होगा या नहीं होगा ये तो डिपेंड करता है काफ़ी सारे फैक्टर्स पे, बट कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। पहली नंबर पे किसी भी इंसान की ज़िंदगी में सबसे तवील तरीन जो रिश्ता होता है वो सिबलिंग का होता है, और दोस्तियाँ बन भी सकती हैं, दोस्तियाँ टूट भी सकती है, बट यू आर स्टक विद योर सिबलिंग्स। ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। जहाँ तक आपने कंपटीशन और कंपैरिजन की बात की, इसको ट्यूमर ट्विंस भी कहा जाता है, यानी कंपटीशन एंड कंपैरिजन बहुत ख़तरनाक चीज़ है बच्चों की इमोशनल हेल्थ के लिए, उनके साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए। किसी भी एक इंसान को दूसरे इंसान से कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। कंपैरिजन दो एक जैसी चीज़ों का होता है। रिसर्चेस तो यहाँ तक बताती है, आइडेंटिकल ट्विंस पे काफ़ी ज़्यादा स्टडी हुई जिनका DNA सेम होता है ऑलमोस्ट, लेकिन कभी भी ज़िंदगी में उनके जो रिजल्ट्स हैं लाइफ में सेम एनवायरनमेंट में रहते हुए भी वो सेम नहीं आए। दैट मीन्स कि कंपैरिजन और कंपटीशन दो मुख्तलिफ लोगों का करना इंतहाई ये नाइंसाफ़ी है। अच्छा, ये तो इसकी फैक्ट। अच्छा, पेरेंट्स क्या करते हैं अनफॉर्चुनेटली कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों में कंपैरिजन और कंपटीशन डेवलप करते हैं, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। उनको बताया जाता है आपके भाई ये नहीं करते, देखो अपनी बहन से कुछ सीखो, अपने भाई से कुछ सीखो, उसकी तरह बन जाओ। ये बच्चों में सिबलिंग राइवलरी डेवलप करती है, बच्चों में एक दूसरे से जेलसी डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं दे वांट टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ द पेरेंट्स। उनका सर्वाइवल डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स के ऊपर, और वो फियर ऑफ अबैंडनमेंट उनका सबसे बड़ा फियर होता है बचपन में। तो वो अपने सिबलिंग्स को फिर एक रिस्क तस्वर करते हैं अपने लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी लाइफ की क्वालिटी के लिए, और ऑटोमेटिकली उनके जो रिलेशनशिप्स है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल इब्तिदा से तरबियत की ज़रूरत होती है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो उस लिहाज से उनकी तरबियत करें। देखिए, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ ये कि सबसे पहले तो तरबियत करने वालों की होनी चाहिए। दो एंटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी नेशन बिल्डिंग में, वो है टीचर और पेरेंट, क्योंकि आपका 90% जागता हुआ टाइम इन दो लोगों के साथ गुजरता है, और अगर इनकी ट्रेनिंग नहीं हुई, उनको नहीं पता। देखिए, यू कैन नॉट रिलाई ऑन योर पेरेंट्स पेरेंटिंग रोल। वो दौर और था। आज जो रिसर्चेज अवेलेबल हैं टीनेज के मसाइल को लेकर, बच्चों की नफ्सियाती मसाइल को लेकर, ये रिसर्चेस पहले अवेलेबल नहीं थी। लाइफ की डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, ज़िंदगी की डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
ये बात वाकई सच है कि तरबियत करने वालों की तरबियत बहुत ज़रूरी है। तो चलें हम एक कोशिश करते हैं, आज सिबलिंग्स डे पे हमें ये मौका मिल गया कि बहन भाई ही बेसिकली अब वो नई पौध है ना जिसने आगे भी जनरेशन चलानी है, उनकी शादियां होंगी तो फिर उनकी तरबियत चले माँ बाप की तरफ से नहीं हो रही, तो ये कितना ज़रूरी है कि एक बड़ा भाई जो कि एक बाप की तरह होता है वो भी तो अपने छोटे बहन भाइयों की तरबियत कर सकता है। अब वुड यू एग्री? एग्जैक्टली बिल्कुल। देखें ये रोल ऑटोमेटिकली बच्चे अडॉप्ट भी कर लेते हैं साइकोलॉजिकली। इसकी भी पूरी हिस्ट्री है कि बच्चों में से कोई पेरेंट के रोल अडॉप्ट कर लेते हैं जब पेरेंट वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते। देखें जहाँ तक मैं तरबियत करने वालों की तरबियत की बात कर रहा हूँ, इसको कहा जाता है, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, डोंट रेज योर किड्स, रेज योर पेरेंट्स। ज़रूरत उनको एक्सक्यूज़ मी ज़रूरत उनको है ट्रेनिंग की, ज़रूरत टीचर्स को है ट्रेनिंग की कि बच्चों की तरबियत। देखें इमोशनल हेल्थ को कॉम्पनसेट नहीं किया जा सकता, आईक्यू को कॉम्पनसेट किया जा सकता है। अगर एक बच्चे का आईक्यू ज़्यादा है और दूसरे का कम है तो वो 1 घंटा ज़्यादा पढ़ के कॉम्पनसेट कर लेगा, लेकिन अगर ईक्यू लो हो, आपका इमोशनल कोशेंट लो हो, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, इसकी कॉम्पनसेशन नहीं है। दुनिया में लेटेस्ट रिसर्चेज और नताइज हमें बताती है कि कामयाबी के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आईक्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो इमोशनल कोशेंट है। वो हमारा जज्बाती जो हमारी हेल्थ है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिलेशनशिप की ऑथेंटिसिटी, देखें सिबलिंग्स का जो रिलेशनशिप होता है ये दुनिया का सबसे ऑथेंटिक रिलेशनशिप इसलिए होता है कि आप सेम पेरेंट्स शेयर करते हैं, आप सेम फैमिली शेयर करते हैं, सेम वैल्यूज़ शेयर करते हैं। उसी घर में आपकी परवरिश, एक ही घर में एक ही छत के नीचे परवरिश हुई होती है। तो ये तवील तरीन और दुनिया का सबसे ऑथेंटिक रिलेशनशिप है। ठीक है और साहब, एक ज़्यादा जो इसकी इम्पोर्टेंस आ जाती है, 1 मिनट दें। ये जो आपने इमोशनल क्वेश्चन की बात की है, जज्बाती जो उनका एक दूसरे के साथ प्यार, ज़रा ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं और उस डिस्कशन के लिए ज़रा चलते हैं हमारे गेस्ट की जानिब जो कि 2 भाई हैं और वाइट कोट पहन के बैठे हैं। आई डोंट नो व्हाई। क्या नाम है आपका? डॉक्टर फैजुल्ला। अच्छा, डॉक्टर फैजुल्ला। और आपका? डॉक्टर सनाउल्ला। सनाउल्ला। आप भी डॉक्टर? आप भी डॉक्टर? हाँ जी, ये छोटे भाई हैं। अच्छा। अभी मेरी रिसेंटली MBBS कंप्लीट हुई है, तो ये अभी 3rd ईयर में है। अच्छा, तो ये आपको देखकर डॉक्टर बन रहे हैं या? बिल्कुल, फैमिली में सबसे पहले तो अम्मी अबू की ख्वाहिश थी कि हम डॉक्टर बने। अब्बू को बहुत शौक था कि हम डॉक्टर बने। अपनी ख्वाहिश भी थी? अपनी ख्वाहिश भी थी, ओके, लेकिन अब्बू की ज़्यादा थी। तो फिर अब्बू ने हिम्मत की तो उन्होंने एडमिशन करवाया, क्योंकि हमारा इलाका एक ऐसा है कि वहाँ पे एजुकेशन की तरफ कोई नहीं जाता, लोअर पंजाब है। तो फिर जब मैं फर्स्ट ईयर में आया, फिर छोटे भाइयों का भी शौक़ बढ़ा और मुझसे छोटे और भी 2 हैं। तो जो छोटा है वो भी कहता है कि मैंने भी बड़े भाई की तरह डॉक्टर ही बनना है। अरे वाह, कितने बहन भाई हैं? हम 4 भाई हैं, बहन 4 भाई हैं, बहन नहीं। हाँ जी। तो आप क्यों डॉक्टर बन रहे हैं? पहले तो मेरा अपना ख्वाब भी था, क्या? फिर डॉक्टर बनना। अच्छा। फिर भाई का एडमिशन हुआ तो मेरा शौक़ और बढ़ गया। अच्छा। क्योंकि इस तरह है कि भाई की हमेशा ही चाहे मैट्रिक हो FSC हो, तो इस तरह भाई की हमेशा एक फर्स्ट मैन आर्मी की तरह आगे जा रहे हैं। तो उन्हीं की तरह ही मेरी ख्वाहिश थी कि जैसे जैसे भाई जा रहे हैं। और आपने भी, यानी आप अपने वालिद की ख्वाहिश पर डॉक्टर बने, फिर आपकी भी ख्वाहिश शामिल हो हाँ जी, गई, ठीक है? बिल्कुल। आप अपने भाई की वजह से डॉक्टर बन रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको डैड, आपके वाले साहब ने नहीं कहा कि बेटा तुमने भी डॉक्टर ही बनना है? उन्होंने भी बोला था। उन्होंने भी बोला? जी ज़रूर। और अभी आप जो डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे थे, मुझे अम्मी अब्बू से एक हमेशा गिला रहता है कि उन्हें भाई से ज़्यादा प्यार है। तो फिर जब आपको ये गिला होता है तो आप फिर इनसिक्योर होते हैं, जेलस होते हैं अपने भाई से कि भाई वो डॉक्टर बन रहे हैं तो मैं भी बन रहा हूँ, वो अगर बन गए हैं तो फिर माँ बाप का प्यार ज़्यादा उधर क्यों? लेकिन अम्मी अबू थोड़े से टेम्परेरी ऐसा शो करते हैं, लेकिन वो मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं। और जो बाकी 2 भाई हैं उनसे भी वैसा उनका प्यार है। और सब छोटे से सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो घर में होता है ना, बड़े और छोटे से प्यार होता है वालिदैन का। सबसे बीच वालों से इतना नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या लगता है? बस वो कहते हैं कि जो बड़ा होता है वो सबसे पहले होता है ना, तो उनसे फैमिली वैसे ज़्यादा सबसे छोटा है वो सबसे आखिरी होता है, इसलिए उन दोनों से ज़्यादा प्यार होता है। मतलब लाइक क्या लॉजिक है इसमें? नहीं, तो छोटा ऑल टाइम घर होता है ना अम्मी अब्बू के पास, हम तो हॉस्टलाइज हैं, तो इस वजह से वो ज़्यादा अटैच है उनके साथ। तो ये भी एक फैक्टर है।
तो बाकी अम्मी अब्बू तो हर के लिए प्यार शो करते हैं, वो उनके लिए तो सारी औलाद बराबर ही तो होती कभी है। ऐसा हुआ कि घर वालों ने कहा हो आप दोनों को कि नहीं आप ये हमारा बेटा बेस्ट है और आप जो हो इस सब्जेक्ट में वीक कभी हो? मुकाबला किया हो, कोई कंपैरिजन नहीं, किया हो? ऐसा नहीं होता। ना वो ऑल टाइम बस खाने पीने में फर्क होता है। इनको ज्यादा बोटियां मिल जाती होंगी आपको या इनको देसी घी की रोटियां ज्यादा मिलती होंगी? नहीं, ऐसा भी नहीं होता। अम्मी हमारा इस मामले में बहुत ख्याल रखती है, उन्हें हमारी सेहत सबसे पहले और स्टडी बाद में होती है। बिल्कुल, और जिस तरह से बात कर भी रहे थे, हमारे अगला जो सेगमेंट है वो हम इससे लिंक करके ब्रेक की तरफ जाएंगे और अगला सेगमेंट है हमारा करियर काउंसलिंग। ख़ास तौर पर वो बच्चे जो कुछ और बनना चाहते हैं लेकिन वालिदैन जो हैं वो अपनी मर्जी थोप देते हैं, फिर वो अपनी जो उनका पैशन होता है बच्चे का वो उस तरह से बाहर निकल कर नहीं आता और वो एक अच्छे डॉक्टर या जो माँ बाप चाहते हैं वकील इंजीनियर वो नहीं बन पाते। तो ये हम करेंगे अगले सेगमेंट में डिस्कस। फजल वाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया और डॉक्टर फैजुल्लाह खान, डॉक्टर सनाउल्लाह, आप दोनों भाई और ऐसे ही आप दोनों भाइयों में मोहब्बत बढ़ती रहे। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया और अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिएगा सबसे Stay with us. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सवेरे पाकिस्तान। ओके जी, वेलकम बैक, खुशामदीद सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक बार फिर। और अब हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग पर। करियर काउंसलिंग एक वर्ड ऐसा है जिसको समझने के लिए पेरेंट्स को बिठा के पूरा उसका पोस्टमार्टम करना पड़ता है, फिर उनको बताना पड़ता है कि ये वर्ड का मतलब ये है। मतलब वो पेरेंट्स जो ये चाहते हैं नहीं हमारा बच्चा तो डॉक्टर ही बने, इंजीनियर ही बने, वकील ही बने, नहीं जी भेजना है फौज में ही भेजना है, उसको पुलिस वाला ही बनाना है, ठीक है करें, बच्चे की मर्जी ज़रूर शामिल करें। वो बच्चा जिसका दिमाग चले सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ, उसको आप डाल दें जनाब नहीं आपने तो मेडिकल ही करना है, तो फिर उसके असरात क्या होंगे? बिल्कुल, और ये ज़रूरी नहीं कि हमारे माशरे में सब पेरेंट्स कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो वाक़तन चाहते हैं कि अच्छा नहीं जो आप बनना चाहते हैं अपने बच्चों को वो इस चीज़ की आज़ादी देते हैं, फ्रीडम देते हैं कि वो कुछ भी बन सकते हैं। और ये बड़ा पॉजिटिव होता है क्योंकि जिसने पढ़ना होता है, जिसने उस करियर को अडॉप्ट करना होता है, उसकी जो ख्वाहिश होती है, उसकी जो मर्जी और विल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है या जो पेरेंट्स की विश होती है। आज हम इस सारे टॉपिक पर बात करेंगे कि करियर काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है और हमारा निज़ाम तालीम जो हमारा सिस्टम है उसमें इस चीज़ की कमी क्यों है। पेरेंट्स को तो हमने कर लिया टच, अब बेसिकली हमारे मुल्क में कितनी कमी है इस चीज़ की कि करियर काउंसलिंग की तरफ लोग जाते ही नहीं है। हालांकि बाहर के मुमालिक की जो स्टैंडर्ड्स हैं एजुकेशन के, उनको अगर देखा जाए तो जब बच्चा स्कूल जाता है तो वहीं से उस स्कूल के जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो करियर काउंसलर होते हैं, वो बताते हैं पेरेंट्स को, टीचर्स को कि इस बच्चे को ये करवाएं, इसको इस फील्ड में लेकर जाएं। लेकिन हमारे तो फिर पाकिस्तान की तो क्या ही कहना। और एक और बात भी है, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया जिस पर मैं चाहूंगी कि हम अपने पूरे पैनल से हम बात भी करें कि बच्चों को भी ये अवेयरनेस नहीं होती है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। सम टाइम वो भी ब्लैंक होते हैं, बस पढ़ रहे हैं सीधा सीधा क्योंकि उनको गाइडेंस नहीं मिलती। उनको अपने मेंटली जो उनका एक मेंटल लेवल है उसके अकॉर्डिंग वो किस सब्जेक्ट को चूज करें, यहाँ तक भी हमारे सिस्टम में किसी किस्म की कोई गाइडेंस और बस पढ़ना है, समझ आए ना आए, समझना नहीं है, पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जनाब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, पैनल का तारुफ आपसे करवाते हैं। अली अहमद अवान साहब हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, करियर काउंसलर हैं, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और हमारे साथ हैं सादिया वाई साहिबा, और पहले भी आप एक शो में बहुत माशाल्लाह ऐसे ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं आपने, तो हम चाहेंगे कि हम ये भी डिस्कशन जो है वो आपसे करें। प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तकीस हमारे साथ हैं, माहिर तालीम, और अरूज मोई साहिबा माहिर नफ्सियात हमारे साथ हैं, और हमारे साथ एक केस भी है। जी हाँ, हिफ्ज़ा हैं हमारे साथ जो मेडिकल की स्टूडेंट हैं। हम आगे चलकर हिफ्ज़ा से बात भी करेंगे और हिफ्ज़ा क्या बनना चाहती थी, पेरेंट्स ने क्या कहा और हिफ्ज़ा अब क्या कर रही है। मेडिकल की वो स्टूडेंट है, इस पर हम बात करेंगे और हिफ्ज़ा के ही केस से हम कोशिश करेंगे कुछ पॉइंट्स रेज कर सकें जिससे हम आप जो सुबह सवेरे पाकिस्तान देख रहे हैं उनकी रहनुमाई कर सकें। और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल के ज़रिए अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।
तो मैं चाह रही थी कि हम सादिया साहिबा से आगाज़ करते हैं, क्योंकि हम पेरेंट्स की बहुत बात करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लॉज हमारे एजुकेशनल सिस्टम में भी मौजूद हैं कि हम अपने बच्चों को वो करियर काउंसलिंग का जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो उस तरफ जाते ही नहीं है कि क्या हमें रहनुमाई करनी चाहिए। आपके ख्याल में ये गैप है या इनफ है कि पेरेंट्स कह देते हैं और वो बच्चा अडॉप्ट कर लेता है, वो कोई भी सब्जेक्ट कोई भी करियर करते जाएं, पढ़ते जाएं? बिल्कुल सही कहा आपने। देयर इज़ अ गैप, डेफिनेटली गैप है पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के बीच में। तो वो उसे कह देते हैं, एक नाम दे देते हैं, जनरेशन गैप। वो मुझे बड़ी हंसी आती है कि कौन सा जनरेशन गैप है, आप ही की औलाद है और आप ही के बीच में गैप है। और आई डोंट बिलीव इन एनी जनरेशन गैप, मैं तो बिलीव ही नहीं करती। करियर काउंसलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप बच्चों को बाकायदा ट्रेन करते हैं, उनको गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि वो अपने ड्रीम्स को पूरा करें। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी नेगेटिव हमारी अप्रोच है कि हम तो ड्रीम्स पे बिलीव ही नहीं करते, और किसी का ड्रीम पूरा हो जाए, बेशक वो हमारा अपना बच्चा ही हो, ये तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अपने ड्रीम्स तो रह चुके होते हैं, हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमने कभी कुछ नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है, ये सिस्टम तो ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और आप नोट कीजिए कि हमारे पास वैसे भी हर चीज़ नस्ल दर नस्ल चल रही है जो कि नेगेटिविटी है। उसके बीच में जब हम बच्चों को बिठा कर देखते हैं कि एक बच्चा जो है वो बिल्कुल म्यूज़िक की तरफ जाना चाह रहा है, या एक डॉक्टर तो बस एक कॉमन ही बात हो गई जिसको पूछो अब तो बड़ा एन हो गया, आई एम अ स्पीकर सो दे आई वांट टू बी अ स्पीकर, बिकॉज दे कम टू नो कि देयर आर अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो ऑफ लाइफ। सिर्फ डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर नहीं बनना, टीचर भी तो बने। टीचर तो वो उसका रुतबा वो है जिसका और किसी का हो नहीं सकता। करियर काउंसलिंग में हम बच्चों को ये बताते हैं कि आपने कौन सा करियर चूज करना है, व्हाट यू वांट टू बी। जैसे होता है ना, मैं बड़े होकर क्या बनूंगा, मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा। अच्छा, उसको पता है नहीं डॉक्टर क्या है, और मैं तो बड़े होकर ना, मैंने तो जी इंजीनियर बनना है। बहुत से बच्चे ऐसे तो कहते हैं मैं बड़ा होकर अब्बू बनूंगा। ब्यूटीफुल, बिल्कुल ये कहते हैं, और वो अब्बू बनकर वो करते हैं जो उनके अब्बू कर रहे होते हैं। फिर वो जो आप आइडेंटिफाई करें ना, नस्ल दर नस्ल, फिर वही अब्बू बता रहे होते हैं। बिल्कुल सही है। तो करियर काउंसलिंग एक निहायत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और आजकल ये काफ़ी इन हो गया है। जैसे 21st सेंचुरी स्किल्स में ना, मैंने ये डाला है कि उसमें सी की बड़ी चीज़ें हैं, कोलैबोरेशन है जी, कम्युनिकेशन स्किल है, तो मैंने उसमें डाला करियर काउंसलिंग भी उसमें ऐड कर लो, क्योंकि करियर काउंसलिंग के बगैर हमारे बच्चे खुद रो पौधों की तरह खुद ही बेचारे कतई नहीं पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन जितना ये इंपॉर्टेंट है उतना ही इसको इग्नोर किया जा रहा है। तो अरूज साहिबा, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? अच्छा, मैं करियर काउंसलिंग को जो समझती हूँ ना, अगेन वही वाली बात है कि हम इसको बिगनिंग से लेके चलते हैं, और ये बड़ा एक सीरियस सब्जेक्ट है। इट इज़ नॉट समथिंग कि हम कहें कि यार होनी चाहिए करियर काउंसलिंग, नहीं होनी चाहिए, हो तो अच्छा है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट स्टार्ट्स व्हेन अ पर्सन बिकम अ पेरेंट। आप जब पेरेंटिंग स्किल्स में, आई वुड से करियर काउंसलिंग के साथ साथ पेरेंटिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जब हमारा बच्चा पैदा होता है, मुझसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लगा चुके होते हैं ऑलरेडी। हमारा बच्चा होकर वो काम करेगा जो शायद हमने नहीं किए, या हमारा बच्चा बड़ा होकर कोई बड़ी कोई जैसी चीज़ करेगा जो उसका बहुत नाम होगा। अच्छा, इसके अंदर हमने अपने बच्चे की सक्सेस को प्रोफेशन के साथ ऐड कर दिया है। सक्सेस का प्रोफेशन के साथ सिर्फ एक किसी प्रोफेशन के साथ ऐड होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, सेकंड एक और चीज़ है इसके अंदर कि हम बात करते हैं मल्टीपल, एक आती है आपकी, हम जब इंटेलिजेंस की बात करते हैं सो हम एक डोमिनेंट समझते हैं कि इंटेलिजेंट एक एबिलिटी है कि एक बंदे को इंटेलिजेंट होना है बस। तो जो इंटेलिजेंट होगा बच्चा, वो डॉक्टर ही बन जाएगा, वो इंजीनियर ही बन जाएगा, वो अच्छा म्यूजिशियन भी बन जाएगा, वो अच्छा डिज़ाइनर भी बन जाएगा। बट एवरीबडी हैज़ देयर ओन इंटेलिजेंस। सम पीपल आर इंटेलिजेंट इन अ वे, मैथ्स में इंटेलिजेंट होते हैं, लॉजिकली इंटेलिजेंट होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे स्पेशली, यानी उनको स्पेस का जो होता है डायमेंशन, उस उनके अच्छा, लेकिन अरूज, मेरे एक सवाल आ रहा है मेरे माइंड में कि जो आप इंटेलिजेंस होने की बात कर रहे हैं, वो उसकी इंटेलिजेंस को टेस्ट कैसे किया जाए? वो पेरेंट्स कैसे ये पता लगाएं? इसका एक टेस्ट आता है जी, इसका एक टेस्ट आता है, इसका एक आता है मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। अगर ये टेस्ट से गो थ्रू करें तो आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे में डोमिनेंट इंटेलिजेंस किस चीज़ की है। 9 टाइप्स होती है इंटेलिजेंस की, उसमें डोमिनेंट इंटेलिजेंस कौन सी है। अगर उसी करियर पाथ में बच्चा निकले तो वो सक्सेसफुल होगा, बिकॉज उसके लिए वो एक नेचुरल एबिलिटी, एक नेचुरल इंटेलिजेंस है उसकी, उसको कोई चीज़ डेवलप नहीं करनी। अगर उसी नेचुरल इंटेलिजेंस को वो और मजीद लेके चलेगा सो डेफिनेटली वो सक्सेसफुल होगा। सो ये एक चीज़ है जो हमें माँ बाप को अपने बच्चों के साथ करनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, करियर काउंसलिंग हमारी स्कूल
एक बात बताइए, वो पेरेंट्स जो वो टेस्ट करवाने के बाद थोड़े डिसअपॉइंट हों कि अच्छा नहीं ये मैं चाहती थी वो तो मेरे बच्चा नहीं निकला, तो फिर क्या ऐसी चीज़ है कि वो घोल के उसके दिमाग में डाल दें और उसको बता दें नहीं बेटा ये मुझे इंटेलिजेंस लेवल चाहिए, बच्चे की ख्वाहिश मान लें। अच्छा देखें आप एक बात सुने, वही मैंने जो शुरू में बात की, हमने बच्चे की जो वर्थ है, जो उसकी जो बच्चा है हमारे पास, उसकी सक्सेस या उसकी ज़िंदगी में कामयाब होने की जो चीज़ है, हमने उसके प्रोफेशन के साथ अटैच कर दिया है। प्रोफेशन इज़ अ वे जिसके बाद आप कमा सकते हो, ओके, अपना ब्रेड एंड बटर कमाओगे, बट इट्स नॉट समथिंग कि जो आपकी कामयाबी को वे करता है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी गुड डॉक्टर्स, बट व्हेन दे गो टू यूनिवर्सिटीज एंड गिव लेक्चर्स दे आर कमेंडेबल इन दैट, दे आर गुड पब्लिक स्पीकर्स, they have like अगर हमारी एंकर्स देखें तो some anchors who are doctors but they are good anchor person. Yes. So that doesn't mean if you have a profession you have to be really good at it. वो तो professionally आपने अपनी education हासिल कर ली, but you may have some ability as well जो आपको outstanding ले जाएगी। एक होता है इसमें होती है कामयाबी के 4 लेवल होते हैं, एक होता है नॉर्मल, एक होता है गुड, एक वेरी गुड, एक होता है एक्सीलेंट, एक होता है आउटस्टैंडिंग। अच्छा, हम जब किसी एक उस प्रोफेशन में जाते हैं जिसपे फॉर एग्जांपल सीए बन गए, अब आपने आर्टिकलशिप की, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी अ सीए, बट आपने आर्टिकलशिप की, उसके बाद ठीक है जॉब मिल गई, देन यू अर्निंग सम मनी कि जिससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहते हैं ना मिडिल क्लास से थोड़ा हाई है, अपर मिडिल क्लास में, या यू बिकम रिच एज वेल, बट दैट डजंट मीन कि आप आउटस्टैंडिंग लाइफ जी रहे हो। आउटस्टैंडिंग लाइफ वो जीते हैं लोग जिस दुनिया में कुछ ऐसी चीज छोड़ के जाए कि उनका नाम बाद में जिंदा रहे, या कोई ऐसा मार्ग छोड़ के जाए। तो अपने बच्चों को सिर्फ इस जगह कि इतने पैसे कमाएगा तो इतनी खुशी वाली जिंदगी जिएगा, इट इज नॉट अबाउट दैट। और एक और चीज, हम हमेशा सोचते जितना ज्यादा पैसा होगा हमारे बच्चे के पास वो उतना खुश होगा फ्यूचर में, दैट इज नॉट इट, बिकॉज अगर वो ज्यादा कमा रहा है लेकिन अगर वो मेंटल तजाद या कॉन्फ्लिक्ट के अंदर है तो वो कभी खुश नहीं होगा, वो पैसा उसको खुश नहीं करेगा। सो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया। अली, आपकी तरफ आएंगे, आपके ख्याल में करियर काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है और इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? हम क्यों कहते हैं कि नहीं, जैसे अभी हम डिस्कशन भी कर रहे हैं कि ये होनी चाहिए? अच्छा, जो पहले बात हो रही थी इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, और वो ये कि जो लेटेस्ट डिस्कवरीज़ हैं वो ये कहती हैं कि इंटेलिजेंट होना इतनी अच्छी बात नहीं है, दरअसल वाइज होना अच्छी बात है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, वो ये है कि अगर एक सिग्नल बंद है और वहाँ पर हम मोटरसाइकिल पर खड़े हैं, तो हमारा जो इंटेलिजेंट होना है वो ये कहेगा कि मैं यहाँ साइड से बाइक निकाल कर सिग्नल को ब्रेक करके निकल जाऊँ, मगर जो हमारा वाइज होना है वो ये कहेगा कि नहीं, मैंने सिग्नल को ब्रेक नहीं करना। तो बच्चों में ये डेवलप करना कि वो वाइज हों, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और करियर काउंसलिंग के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो मेरा एक दोस्त था जो कि क्रिकेटर बनना चाहता था, उसने 3 Idiots मूवी देखी और वो चला गया अपने पेरेंट्स के पास। उसने कहा कि मैंने 3 Idiots मूवी देखी है और मुझे अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, तो मैं मेडिकल नहीं कर सकता, मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। तो उनके पेरेंट्स ने कहा कि ये बातें मूवीज़ में अच्छी लगती हैं, वो जो 3 लोग थे वो सारे डफर्स थे, इसलिए तो उस मूवी का नाम 3 Idiots रखा गया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम अब जाओ अपने कमरे में और जाकर पढ़ो और आइंदा मेरे से इस टॉपिक पे बात मत करना। और आज मेरा वो दोस्त एक सीवियर डिप्रेशन में है क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है मेडिकल में। और मैं अक्सर कहा करता हूँ लोगों को जो मेरे से करियर एडवाइस लेते हैं, मैं उन्हें 3R फार्मूला देता हूँ। और वो 3R फार्मूला क्या है? जो पहला R है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का R, यानी हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, हमें बिहेव रिस्पॉन्सिबली करना चाहिए। अक्सर जो बच्चे होते हैं जब वो रिस्पॉन्सिबल बिहेव नहीं करते हो तब ही उनके पेरेंट्स उन पर मर्जी को इम्पोज करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूँ तो बहुत से बच्चे लेट उठते हैं, उनके पेरेंट्स उन्हें कह रहे होते हैं कि आपने 8 बजे उठना है, मगर वो 10 बजे उठ रहे होते हैं। तो अगर आप उन्हें कहें कि आपने 8 बजे उठना है तो वो नहीं उठते। और इसको आप डील कैसे कर सकते हैं? बच्चे सबसे पहले 8 बजे उठना स्टार्ट कर दें, प्रोएक्टिव हो सकते हैं वो, और वर्क इन हैंड को वो बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड R जो है वो है रिसर्च का R, यानी जब भी आपने अपने पेरेंट्स से बात करनी है अपने करियर के हवाले से, उन्हें कन्विंस करने की बात करनी है, तो आप एक प्रॉपर रिसर्च करके अपने पेरेंट्स के पास जाएँ। अफजा, आपसे बात करेंगे। डॉक्टर बन रही हैं आप? जी, किसके कहने पे? पेरेंट्स के कहने पे डॉक्टर बन रही हूँ। पेरेंट्स के कहने पे डॉक्टर बन रही हैं? क्योंकि खुद क्या बनना चाहती थी? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को परस्यू करना चाहती थी। मेरी जो बड़ी बहन है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो मुझे लगता था कि मुझे उनसे अच्छी गाइडेंस मिल सकती है, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं उसको उनको देख के अपने करियर को अच्छे से परस्यू कर सकती हूँ। लेकिन मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ,
क्योंकि सबसे पहले उन्होंने मेरी एल्डर सिस्टर जो है उनको फोर्स किया कि वो मेडिकल की फील्ड में आए, लेकिन उन्होंने तो एफएससी में कह दिया कि मैं बिल्कुल भी इसको कंटिन्यू नहीं कर सकती और आप मुझे फोर्स नहीं करें। तो अल्टीमेटली वो प्रेशर भी मेरे पे ही आया कि मुझे अब इस करियर को लेकर चलना है। लेकिन अब मैंने मेडिसिन में मेडिकल फील्ड में आने के बाद ये रियलाइज़ किया है कि समटाइम्स पेरेंट्स आपको ठीक भी सजेशन दे रहे होते हैं, क्योंकि वाकई में उनको पता था मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन 3rd ईयर ऑफ MBBS और मैं बहुत अच्छे से अपना जो करियर है वो परस्यू कर रही हूँ। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स फोर्स करते हैं, लेकिन समटाइम्स वो राइट भी होते हैं, उनको पता होता है कि उनका बच्चा किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा जा सकता है। ये भी एक एस्पेक्ट है। MBBS क्यों मुश्किल है, पढ़ना क्यों इतना पड़ता है, जरा ये तो बताइए। जितने भी डॉक्टर्स हैं ना मैं देखता हूँ ओफ हालत बिगड़ी होती है। ये डिपेंड करता है, कुछ बच्चे काफ़ी ठीठे होते हैं और कुछ नहीं, सीधे होते हैं, ठीठे होते हैं, मतलब बुकवॉर्म टाइप बच्चे होते हैं जो हर टाइम थीटा वाला थीटा। ओके, लेकिन क्यों इतना, क्या क्यों पढ़ना पड़ता है इतना, ये तो बताइए। ऑब्वियसली प्रेशर तो होता है, हमारा सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा होता है और हेक्टिक रूटीन, वार्ड्स में जाना होता है, पेशेंट्स को अटेंड करना होता है। इतना ज़्यादा सिलेबस होता है और 5 साल होते हैं, फिर भी वो सिलेबस इतना ज़्यादा लग रहा होता है, क्यों? 5 साल कम है ना, बाहर के मुल्क में अगर फॉरेनर कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे तो 10 to 11 ईयर्स का होता है कोर्स MBBS का। अच्छा, यहाँ 5 साल में डॉक्टर तैयार रह रहे हैं, वाह क्या क्रैमिंग काम आता है यहाँ। लेकिन जो आपका आपने एक बात किया है कि पहले आप नहीं बनना चाहते थे, बट जब आपके पेरेंट्स ने कहा और आपको रियलाइज हुआ कि शायद मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे अंदर ये वाली सलाहियतें हैं कि मैं मेडिकल में जा सकती हूँ। तो सादिया साहिबा, ये केसेस भी हमारे सामने होते हैं, ऐसे भी बहुत सी मिसालें हैं कि समटाइम बच्चों को, बल्कि बहुत से बच्चों को नहीं भी आइडिया होता, और उसकी वजह वही जो हम बार बार रेज कर रहे हैं कि हमारे निज़ाम तालीम में भी काउंसलिंग का कोई चैप्टर नहीं है। तो आपके ख्याल में स्कूलों में ये कितना इंपॉर्टेंट है कि ट्रेन किया जाए बच्चों को, और वालिदैन तो आते ही हैं बच्चों के एडमिशन कराने, साथ साथ में वालिदैन की भी ट्रेनिंग हो सकती है। अव्वल तो होनी ही वालिदैन की ट्रेनिंग चाहिए। जैसे भी आपने कहा कि 5 साल में डॉक्टर निकल के बाहर आ जाता है, बाहर आके वो जो करता है वो हमें बहुत अच्छी तरह पता है। अखलाकियात तो उसके पास से गुजरे नहीं होते कि उसने पेशेंट को कैसे रखना है, तो वो वहाँ पर भी उसकी भी काउंसलिंग होनी चाहिए कि तुम अपनी पहले मेंटल काउंसलिंग करो कि बाहर निकल के लोगों से रवैया कैसा रखना है। एग्जैक्टली जब पेरेंट्स आते हैं और हमारे पास बैठते हैं, जैसे हमारे स्कूल में अगर बच्चे हैं माशाल्लाह हैं, तो उनके साथ आई वुड लाइक कि इस तरह की बातचीत की जाए, पेरेंट्स को बुलाया जाए ना अगर काउंसलिंग के लिए, तो वर्ड काउंसलिंग इज़ लाइक जस्ट लाइक अ नेगेटिव थिंग फॉर देम। उनको लगता है जैसे अगर मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ अल्लाह की मेहरबानी से, तो मैं कहती हूँ आए मैं आपको साइकोलॉजिकली चेक करूँ। जैसे भी मोहतरमा ने फरमाया कि एक टेस्ट, जब आप कहते हैं ना हमने आपके बच्चे का मेंटल टेस्ट लेना है, दैट इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव अप्रोच। उनको लगता है मेंटल टेस्ट यानी कि मेरा बच्चा जो है उसमें कोई खामी है कि अब आप उसका दिमाग का स्कैन करके करेंगे, हालांकि ये तो बात नहीं होती। आपने एक सिंपल टेस्ट लेना होता है देखने के लिए कि आपका बेटा क्या चाहता है, कि आपकी बेटी क्या करना चाहती है। द टेस्ट शोज दैट, बट देयर आर सर्टेन वर्ड्स जो कि हमारी डिक्शनरी में पाकिस्तान के अंदर नेगेटिव है, काउंसलिंग and psychology. So when I call them and I say let me counsel you, let me talk to you psychologically, नफ्सियात, माहिर नफ्सियात वो तो खुद पागल होते हैं, तो मैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं कहती हूँ अच्छा मैं आपको पागल लगती हूँ, कहते नहीं तो लगते। तो मैंने कहा माहिर नफ्सियात पागल नहीं होते, बट और ना ही वो खुदा न खास्ता पागलों में रह रहे होते हैं। पागल तो मेरे नज़दीक बड़े ज़बरदस्त लोग होते हैं, अगर वो मेंटली जनूनी हैं और ज़िंदगी में बेहतर काम करना पड़ता है तो वो पागल होंगे तो काम करेंगे, वरना नहीं वो कर सकते। नॉर्मल लोग तो कुछ भी कर लेंगे, लेकिन जिसका जुनून ज़्यादा होगा, वो उसकी काउंसलिंग हुई होगी, उसको साइकोलॉजिकली पता होगा कि लाइफ क्या है, वो तो नहीं रुकेगा, हर चीज़ में आगे जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। हम प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तगीस की जानिब बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ख्याल है आपका स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूशन की सतह पर करियर काउंसलिंग की कितनी ज़रूरत है? थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मेरे ख्याल में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, एकेडमिक साइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एकेडमिक साइड के साथ साथ उनकी ग्रूमिंग भी होनी चाहिए। अगर वो ग्रूमिंग नहीं होती है तो फिर ये कि वो एक सक्सेसफुल इंसान होने के लिए, सक्सेस अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी ग्रूमिंग भी हो। और वो ग्रूमिंग जो है काउंसलिंग से आती है। जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि काउंसलिंग किन शोबे में होनी चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। काउंसलिंग के लिए ये ज़रूरी है कि नंबर 1 जो स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटीज़ में आ जाते हैं तो फिर ये ज़रूरी है कि उनको एजुकेशन से इंटरेस्ट उनका बरकरार रहे। एक नंबर 1 ये है कि इंटरेस्ट उनका बरकरार रहे, वरना होता ये है कि वो आते हैं और डिसएंगेज हो जाते हैं। जब डिसएंगेज हो जाते हैं तो फिर वो नेगेटिव एक्टिविटी में चले जाते हैं। दूसरी है एकेडमिक लेवल पे उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। तीसरी है उनकी करियर पाथ
है ना, कि करियर पाथ उनकी कैसी हो। और चौथी जो इम्पोर्टेंट है वो साइकोलॉजिकल, जिस पर भी बात भी हो रही थी। तो ये चारों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए। इसके बगैर अधूरी शख्सियत सामने आती है। वो मे बी एकेडमिकली बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन जब वो मार्केट में जाता है, जब वो सोशल लाइफ में जाता है, तो शायद उसकी वो एक जो उसके अंदर ये होनी चाहिए कि उसको कैसे बिहेव करना चाहिए, किस तरह से सोसाइटी के साथ चलना चाहिए, वो कमी रह जाती है। सही। और लेकिन डॉक्टर साहब, जितनी करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है उतनी ही कम है, आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? जी, मेरे ख्याल में इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, इसको इंस्टीट्यूशंस बेस पे देखने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में कम से कम मैं जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ, बहरिया यूनिवर्सिटी से, वहाँ काउंसलिंग का बड़ा अच्छा निज़ाम है। वहाँ पे एकेडमिक काउंसलिंग भी होती है और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए हमारे पास भी बड़ा अच्छा शोबा है। तो मेरे ख्याल में जो कुछ इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल ये आपकी बात सही है कि वो शायद इस तरफ तवज्जो नहीं देते, लेकिन जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ तो ये हो रहे हैं। होना सब जगह चाहिए, और अच्छे और कम अच्छे का मेयार कुछ और फीस या कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये कि स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी कैसे ग्रूम होकर के बाहर निकलती है। बिल्कुल, आप तो सही कह रहे हैं प्रोफेसर। हो रही है ये लेकिन सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में तो ये बिल्कुल भी नहीं है। और जब ख़ास तौर पर बात करते हैं टीचर्स की तरफ से भी उस तरह की गाइडलाइन नहीं मिलती है स्टूडेंट को कि उनके करियर काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनको कुछ गाइड किया जाए। हाँ, बस मेरा ये ख्याल है कि ज़रा जनरलाइजेशन मुश्किल है, चूँकि पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है और यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की तादाद भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से 200 के करीब जो है हायर टर्शियरी एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं। तो इसको जनरलाइज करना बहुत मुश्किल है। मैं जहाँ काम करता हूँ और मैं जिन इदारों को जानता हूँ, सबका नाम लेना ज़रा मुश्किल भी है और मुनासिब भी नहीं, लेकिन मैं जहाँ जहाँ गया हूँ मैं देखता हूँ कि वहाँ पर है। लेकिन आपकी बात ठीक है कि कुछ इदारे ऐसे हैं जहाँ पे नहीं हो रही हैं, वो होनी चाहिए, ये इसके बगैर मुफिर नहीं है। देखें, मैं इसको 50% समझता हूँ। उस स्टूडेंट काउंसलिंग को एकेडमिक स्टैंडर्ड के साथ साथ इसको नथी किया जाए और इसको साथ लेके चला जाए। मैं समझता हूँ 50% ऑफ द वर्क डन इफ़ ए बेटर काउंसल्ड स्टूडेंट्स कम आउट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस टू ज्वाइन द सोशल लॉट। ओके, बिल्कुल सही है। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और थोड़ी ये करेंगे कि अगर पेरेंट्स कंफ्यूज हैं या स्टूडेंट्स, बच्चे खुद कंफ्यूज हैं, तो उस कंफ्यूजन से वो निकलें कैसे, हेल्पिंग टूल्स क्या हैं, ये ज़रा डिस्कस करेंगे। और कैसे फिर अपने लिए बेहतर फील्ड का वो इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और इंतहाई अहम मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं। तो सादिया साहिबा, जैसे ब्रेक से पहले एक सवाल भी छोड़ा मैं चाह रही थी, आपके बाद हम फिर अरूज की तरफ जाएंगे। कौन से टूल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ख़ासतौर पर जो पेरेंट्स जिनको खुद भी आइडिया नहीं होता कि उनके बच्चे को कहाँ जाना चाहिए, वो इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, या आप कह लें कि उनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, और समटाइम बच्चे को भी नहीं पता होता कि उसके अंदर क्या सलाहियतें हैं, वो बन क्या सकता है। तो ऐसी सूरत में जो काउंसलिंग है वो कितनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है? काउंसलिंग मेरे नज़दीक ऐसे ही एक्ट करती है जैसे कि हम पढ़ा रहे हो किसी भी बच्चे को कोई भी सब्जेक्ट, तो काउंसलिंग एक्ट करती है करियर के बारे में। अब काउंसलिंग और करियर दोनों अगर देखा जाए ना, आप इन दोनों को बाइफरकेट करें तो करियर अलग हो जाएगा, काउंसलिंग अलग हो जाएगी। सो द काउंसलिंग प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। अब हमारे जो पेरेंट्स हैं वो आजकल के दौर में बड़े हाई फाई हो गए हैं, हाई टेक पेरेंट्स जो हैं वो बिलीव करते हैं कि उनका बच्चा एग्जैक्टली वही करे जो वो चाहते हैं। अगर वो ये चाहते हैं कि आज ये सुबह रेड कपड़े पहने, मॉर्निंग में जैसे मैं देखती हूँ तो वो रेड पहने, लेकिन मैंने नोट किया कि मेरे पास कोई 10 बच्चे ऐसे हैं वो घर में रोज़ लड़ रहे होते हैं, मैंने नहीं पहनना। तो द पेरेंट्स इनको आप इनको काउंसिल करें, तो मैं पेरेंट्स को काउंसिल करती हूँ कि मैंने उनको काउंसिल नहीं करना, आप काउंसिल करें अपने आप को कि इफ द चाइल्ड वांट्स टू वेयर एनी कलर, लेट हिम वेयर। व्हाई आर यू सो कॉन्शियस अबाउट हिम दैट यही पहनेगा जो मैं कह रहा हूँ, वो तो ये कहता है। सो कहने का मतलब ये है कि उन दोनों की बचपन से
आपस में बन ही नहीं होती, पेरेंट्स की बच्चों के साथ नहीं बनती, जितने मर्जी डायलॉग्स कर लें, वो जितना मर्जी स्टेटस को में चले जाएं, there is मैं nothing आपके in इसी between. पॉइंट को अली की तरफ लेके जी, जाऊंगी। जी। आप ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि जब पेरेंट्स की बच्चों के साथ बनती नहीं है तो इस तरह के बहुत से इश्यूज सामने आते हैं कि इवन वो उनके प्रोफेशन में भी आड़े हाथों ले लेते हैं बच्चों को। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। इसमें अक्सर पेरेंट्स तो इनेबलिंग करते हैं अपने बच्चों की। इवन मैं ऐसे पेरेंट्स को भी जानता हूँ जो कि अपने बच्चे की जगह जाकर लड़ते हैं, क्योंकि अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो वो इतने ज़्यादा प्रोएक्टिव होते हैं और इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं कि वो अपने बच्चे की जगह जाकर लड़ते हैं और वो ये समझते हैं कि शायद मेरा बच्चा इतना मैच्योर इनफ नहीं है। और जहाँ तक आपने बात की टैलेंट को डिस्कवर करने की, तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि हमारे सामने कुछ चीज़ें पड़ी हों और मैं सोचता रहूँ कि मैं खाऊँ क्या, मुझे क्या चीज़ पसंद है। जब तक हम किसी चीज़ को ट्राई नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि मेरा टेस्ट क्या है, मुझे क्या चीज़ पसंद है। तो चीज़ों को ट्राई करना भी बहुत ज़रूरी है। और अक्सर ये कहा जाता है कि लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए, जबकि मैं ऐसे थोड़ा सा डिफरेंट कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमें लोगों की बात ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि 80% जो हमारे फ्रेंड्स हमारे बारे में कहते हैं, 80% जो हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में कहते हैं, वही हम बन रहे होते हैं और वही हमारे अंदर टैलेंट मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत अच्छा बात करता हूँ तो मैं एक स्पीकर बन सकता हूँ, मैं किसी को बहुत अच्छा कन्विंस करता हूँ तो मैं लॉयर बन सकता हूँ। तो इसी तरह हमें ट्राई करते रहना चाहिए कि हमारे अंदर क्या टैलेंट मौजूद है जो कि हमने डिस्कवर करना है। जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तो फिर हम कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, आप स्टूडेंट एक हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर कैफर मलूक मेरा नाम है। मैं 4th ईयर MBBS किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। ठीक है। जी हाँ। तो मतलब 1 साल रह गया आपका MBBS का? जी इंशाल्लाह। 5 साल में डॉक्टर तैयार। 5 साल में डॉक्टर तैयार। तो आप डॉक्टर क्यों बन रहे हैं, क्यों MBBS कर रहे हैं? बेसिकली जो हमारी फैमिली है ना, उसमें यह है कि सबसे पहले मुझे बायोलॉजी का शौक़ था 9th क्लास से। तो देन जब हमने बायोलॉजी को आगे परस्यू किया तो देन मैट्रिक में बोर्ड टॉप हुआ। और जब बायोलॉजी को पढ़ने के बाद डैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस कि जब हम उसको डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, उसके बारे में जान रहे होते हैं इंसान के बारे में। तो देन उसके बाद आगे FSC में प्री मेडिकल रखी हुई थी। देन उसके बाद उसके आगे फ्यूचर मेडिकल का डॉक्टर था MBBS। बेसिकली मेरा शौक़ साइंटिस्ट था बचपन से ही, यानी कि एक ना चीज़ों को एक्सप्लोर करना। तो देन मुझे MBBS की फील्ड ने एक रिसर्च का मौका दिया, और वो भी ह्यूमन पे, क्योंकि ह्यूमन में जब हम देखते हैं कि लोग हील हो रहे होते हैं और फिर वो कुछ दिन के बाद फ्लूइड्स के साथ आपके पास आ रहे होते हैं, वो और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वापस मिल रही होती है। तो वो जो एक फीलिंग होती है, आई गेस 2 साल रिसर्च में आप केमिस्ट्री, फिजिक्स इस तरफ क्यों नहीं गए? बेसिकली वो जो एक होता है ना, एक आम कॉमन पर्सन को सब समझाने के लिए ना, वो समझते हैं कि वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया के अंदर। अब एटम है या न्यूक्लियस है तो वो हमने आँख से देखा भी नहीं होता, हम उसको बिलीव नहीं कर रहे होते। तो ऑल्दो दोज थिंग्स एग्जिस्ट, बट जो मेडिकल है, एक इंसान बीमार है, आप उसको मेडिसिन से ट्रीट कर रहे होते हैं, आप उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वापस कर रहे होते हैं। तो उसमें यह है जिसमें ना दुनिया बिलीव करती है, और प्लस यह है कि हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर डॉक्टर और इंजीनियर को काफ़ी एक नोबल फील्ड समझा जाता है। तो डेट्स वाई। कितने बहन भाई हैं आप? हम 4 भाई और 1 बहन है। और सब स्टूडेंट्स हैं क्या पढ़ रहे हैं? जो मेरी सिस्टर हैं वो मास्टर्स हैं और वो अब टीचिंग कर रही हैं। जो बड़े भाई हैं उन्होंने M.Com किया हुआ है, वो इस टाइम अकाउंट्स ऑफिसर हैं। ओके, आपने MBBS करने का जब डिसीजन लिया कि मैं मेडिकल की फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो ये प्योरली आपका अपना डिसीजन था? जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा डिसीजन था बायोलॉजी पढ़ने का। और जब मुझे आपने गाइडेंस किससे ली? गाइडेंस तक मेरा बड़ा भाई सिविल इंजीनियर है फ्रॉम UIT लाहौर। हाँ। तो एक तो ये था कि थोड़ा सा वो भी मुझे गाइड करते थे। हमारा सेम स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल। उसमें टीचर्स कहते थे कि फैसल भाई जो आपके बड़े भाई हैं वो काफ़ी लायक थे, उम्मीद है आप उनसे आगे जाएंगे। तो ये है कि उस तरह से एक कॉम्पिटिशन की फिजा घर में क्रिएट हुई। अच्छा, तो मुझे आप एक बात बताएं जी कि अभी आप 1 साल बाद आपका MBBS ख़त्म हो जाएगा। जी इंशाल्लाह। हाउस जॉब कितने ईयर्स की होगी? हाउस जॉब 1 ईयर की होती है, 12 मंथ्स रिक्वायर्ड होते हैं। और वो पेड करेंगे या अनपेड भी करेंगे? नहीं, फाइनल ईयर के बाद जब हमें डिग्री मिल जाती है ना, तो हम जो भी जॉब करते हैं तो वो हमारी फुल पेड होती है। वो हमारी फुल पेड होती है हमें डिग्री मिलने के बाद, चाहे वो हाउस जॉब हो, चाहे हम 1 साल बेसिक हेल्थ यूनिट्स में लगा के आते हैं, या चाहे हम अपनी स्पेशल एविएशन करते हैं। तो वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड हमारी फुल हमारी। अगर आपको अनपेड मिलती है फिर करेंगे? अनपेड मुश्किल है करना पड़े, क्योंकि कोशिश होती है कि पेड जगह भी की जाए ताकि एक जो फैमिली। कितने % बच्चे ऐसे हैं जो अनपेड कर रहे हैं? बेसिकली ये होता है कि जो प्राइवेट कॉलेज से पढ़ते हैं ना, जिनके लिए गवर्नमेंट में फीस नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट्स वाले प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स को पढ़े हुए को। सो वहाँ पे लिमिटेड फीस की वजह से पहले पेड स्टूडेंट्स को प्रेफर किया जाता है, उसके बाद प्राइवेट स्टूडेंट्स नॉर्मली अनपेड। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन, जो भी लोग डॉक्टर बन रहे होते हैं, मेरा उनसे एक क्वेश्चन ये होता है कि जब भी वो प्री मेडिकल कर रहे होते हैं तो उनकी राइटिंग बड़ी शानदार होती है, वो पेपर में इतना शानदार लिखते हैं, जब प्रिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो उनकी राइटिंग चेंज हो जाती है। तो इसकी मुझे समझ नहीं आता। पेरेंट्स कन्विंस किस तरह करें अपने बच्चों को?
अच्छा, अगर मेरे पास थोड़ा टाइम है तो मैं पूरी डिस्कशन जो भी हुई है उसके बारे में कुछ बात करूँगी, बिकॉज़ आई वाज लिसनिंग टू एवरीथिंग एंड आई रियली वांटेड टू जंप इन एंड से समथिंग। अच्छा, जो पहली बात है कि हमने अभी डिस्कशन जो सारा किया विच वाज रियली फ्रूटफुल, लेकिन हमें एक बात रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि आज के जो पेरेंट्स हैं एंड एज वेल जो कोहार्ट वाली रज़िया ने बात की ना, आई टोटली अग्री विथ हर। माशाल्लाह हमारे जो आप कॉलर्स भी हैं वो बड़े वेल अवेयर हैं। तो जो बच्चे हैं आजकल के और माँ बाप भी हैं वो दोनों काफ़ी वेल अवेयर हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज से आप देखें, आज से पहले आप 10 साल पहले वाले शोज़ देखें, कहाँ इस तरह के टॉपिक्स पे बात होती थी कि आप बात करें, क्योंकि अब ये पेरेंट्स की नीड बन गई है कि ऐसे शोज़ हैं जो करियर काउंसलिंग पे बात करें, जो बात करें स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, जो एंगर पे बात करें। सो आज के पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं, इस बात से हम कोई चीज़ डिनाई नहीं करते, लेकिन अवेयर होने के पास उनके पास ऐसा कोई आउटलेट नहीं जिससे वो सीख सकें। अच्छा, सेकंड, करियर काउंसलिंग के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, बेसिकली करियर काउंसलिंग है क्या? करियर काउंसलिंग डजंट मीन कि बच्चा आगे जाके ज़्यादा पैसे कमाएगा। करियर काउंसलर आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में होता है, जो हर बच्चे पे एक उसका एक सेशन होता है, इसके साथ ये उसकी नज़र होती है, या अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है वहाँ से उसके अपनी गाइडिंग काउंसलर से आके डिस्कस करता है, तो वो उसको पता होता है इस बच्चे की इंटेलिजेंस कहाँ है, कि कहाँ वो करता है, टिल्ट करता है बच्चा। तो उस हिसाब से वो यूनिवर्सिटीज या स्कूल सजेस्ट की जाती हैं या प्रोफेशन सजेस्ट किया जाता है। हमारा मसला ये है कि हमने पढ़ाई को कमाने के साथ मिला दिया है। कि हम अब कमाएंगे तो जी हम यूनिवर्सिटी तक बच्चा हमारा पढ़ेगा तो हमारी इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद अच्छी जॉब करेगा तो हमें कमा के देगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट और रिटर्न का जो सारा मसला है ना माँ बाप के अंदर, ये बड़ा प्रॉब्लम देता है बच्चों की ग्रूमिंग के अंदर। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। करियर को चूज करना, करियर का इंतखाब करना, क्या बच्चे की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की है, टीचर्स की है, या फिर रिश्तेदारों की है, या हमसायों की है? बुनियादी तौर पे तो ये फैसला स्टूडेंट को ही करना है। लेकिन ज़ाहिर है स्टूडेंट्स के तजुर्बात कम होते हैं, उसका एक्सपोजर कम होता है, वो दुनिया को जानता कम है निस्बतन, तो इसीलिए असातिज़ा उनके पास होते हैं। देखें, सारी चीज़ें बुक्स में लिखी हुई हैं। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में, स्कूल में क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं कि उसकी इंटरप्रिटेशन सही जो है असातिज़ा कर सकते हैं। तो इसी तरह से बुनियादी तौर पे एप्टीट्यूड के मुताबिक स्टूडेंट को खुद ही फैसला करना है कि उसे वो कहाँ पे कंफर्टेबल होगा। लेकिन वो असातिज़ा की, वालिदैन की और एक्सपर्ट्स की राय बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ अभी जितनी भी डिस्कशन हुई ना, वो एकेडमिक फ़िट के हवाले से हुई कि वो बच्चा आए तो उसका मल्टीपल इंटेलिजेंस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ताकि वो सही सब्जेक्ट ले सके। लेकिन करियर काउंसलिंग या काउंसलिंग, करियर से हट के मैं कहूँगा काउंसलिंग ऑफ स्टूडेंट जो है ना, इससे बहुत बड़ी चीज़ है, इसका अहाता बहुत बड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एकेडमिक फ़िट हो गया, उसको पता चल गया कि वो इस सब्जेक्ट में उसको केमिस्ट्री लेनी चाहिए, उसको मैथ लेनी चाहिए, लेकिन वो जब आता है तो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, फैमिलीज इश्यूज़ होते हैं, एज रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। ये बहुत सारा बड़ा एरिया है जिसको हमें करना चाहिए। और जो आपका बुनियादी सवाल ये है कि इसका फ़ैसला कौन करे, जो इसका लीड रोल तो है वो स्टूडेंट के पास ही रहेगा, ये उसी का हक है, उसी को ज़िंदगी गुजारनी है, उसी को समझना है चीज़ों को, तो उसी को करना चाहिए। लेकिन वो अकेला नहीं कर सकता। एक बात ये भी है कि वो अकेला नहीं कर सकता, उसे सपोर्ट सिस्टम जो सोसाइटी का होता है ना, वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो फैमिलीज़ होते हैं, वो इदारे होते हैं, वो उनको सपोर्ट दे, लेकिन बुनियादी रोल उसी ने लेना है, उसी ने करना है। अच्छा प्रोफेसर साहब, क्विकली एज पेरेंट्स, जी अरुण जी, एज पेरेंट्स हमारा काम है, जो हमारे बच्चे हमारे जब बच्चे होते हैं तो हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। As parents, as being parents, as unit, as mother and father, we are there to facilitate them so that they can be the best of, best of them, their version. So we are there to facilitate. हम वहाँ पे ये नहीं कि हम decide करें. Exactly. As parents, we are just facilitators. Decide नहीं करना। ये चीज़ हमें पेरेंट्स को सिखानी होगी। बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर, मैं क्विकली आपका कमेंट लेना चाह रही थी कि पाकिस्तान का अगर हम एजुकेशनल सिस्टम पर बात करते हैं तो आपके ख्याल में जिस इरा में अभी हम मौजूद हैं, यहाँ आपको क्या क्या खामियां नज़र आ रही हैं जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है, बेस्ट गाइडलाइन, बेस्ट लाइफ दी जा सकती है स्टूडेंट को हर हवाले से? देखिए, इस वक्त जो हमारे पास है, गरचे पिछले अगर हम 10-15 साल में देखें, जब से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आई हैं,
तो करिकुलम में भी बहुत तब्दीली आई है, पढ़ाने के इंतज़ाम में भी, टीचिंग मेथडोलॉजी में फ़र्क आया है। लेकिन करिकुलम में जो एक कमी है वो ये है कि स्टूडेंट्स ग्रूमिंग का कॉन्सेप्ट, स्टूडेंट्स ग्रूमिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना, हम ये समझते हैं कि उसको चंद ट्रेनिंग करवा दिए जाएँ, चंद वर्कशॉप करवा दिए जाएँ, जो बहुत ज़्यादा अगर लोग सोचते हैं तो इस तरह सोचते हैं तो वो काफ़ी हो जाता है। ऐसा नहीं है, करिकुलम में इनबिल्ट होना चाहिए, एज ए क्रॉस कटिंग थीम होनी चाहिए कि द डे वन द स्टूडेंट गेट इनटू द इंस्टीट्यूशंस एंड गोज इनटू द क्लास, सो ही और शी शुड बी एक्सपोज टू द स्टूडेंट ग्रूमिंग कॉन्सेप्ट। इसकी बड़ी कमी है कि स्टूडेंट ग्रूमिंग को हम अलग से ट्रीट कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि स्टूडेंट ग्रूमिंग को करिकुलम के साथ गूंद दिया जाए, नथ दिया जाए, ताकि वो जैसे जैसे आगे चलते जाएं वो ग्रूमिंग का, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल्स, फॉर एग्जांपल ड्रेसिंग स्किल्स, फॉर एग्जांपल डिबेटिंग स्किल्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर रोड मैपिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो करिकुलम में डाल दिया जाए एज ए सब्जेक्ट, तो फिर ये है कि ये कमी पूरी हो सकती है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मैं ये चाह रहा था कि बड़ा मसला है ना कि जी, एक बड़ा चीज़ है कि आप जब MBA कर रहे होते हैं, आप कुछ कहते, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि आप जब MBA कर रहे होते हैं आपको सारी किताबी बातें तो पता है कि मार्केटिंग के अंदर क्या क्या करना है, सेल्स के अंदर आपने क्या क्या करना है, या आप कोई भी प्रोफेशनल तालीम जब हासिल कर रहे होते हैं तो आपको बताते हैं आपने आगे जाके ये करना है, या आप मेडिकल बनते हैं आपके आगे जाके ये आपने दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करनी है, डॉक्टर को पता है। लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर उस डॉक्टर को कम्युनिकेट ही ना करना है अपने पेशेंट से अंदर, तो ही कैन नॉट बी एन आउटस्टैंडिंग डॉक्टर। अगर सेल्स पर्सन अपने ऑनेस्टली अगर चले वो बहुत अच्छा डॉक्टर था, उसके अंदर एबिलिटी थी डॉक्टर बनने की, वो डॉक्टर बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जब वो पेशेंट से कनेक्ट ही नहीं हो रहा, उसकी रेपो ही बिल्ड नहीं हो रही है, सो पेशेंट वोंट ट्रस्ट द डॉक्टर। द सेम वे सेल्स, इसी तरह मार्केटिंग, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा जी, वो GPA उसकी 3.8 3.94 जो भी GPA से वो क्लियर किया, बट जब वो मार्केट में गया तो वो एक जॉब इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया, क्योंकि डिग्री तो आपकी ठीक अच्छी थी और आपने कर ली, लेकिन इसके बाद आपने अपने आप को प्रेजेंट करना, अपने आप को कैरी करना, अपनी स्किल्स को शो ऑफ करना कि मैं ये काम कर सकता हूं, ये चीजें वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ट्रू, आई एग्री। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट। अली, एक आपके पास एक केस आया, पेरेंट्स आए हैं और उनका जो बच्चा है वो बहुत जिद्दी है और गिटारिस्ट बनना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा जो है वो इंजीनियर बने। ठीक है, तो अब दोनों में से किसकी काउंसलिंग करोगे, बच्चे की या पेरेंट्स की? देखिए, इनमें दोनों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और उन दोनों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप है। अगर आप मेरी बात करें तो आज जो मैं कर रहा हूँ, आज मैं जो स्पीकिंग कर रहा हूँ, जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, इसमें मेरे पेरेंट्स का काफ़ी हद तक उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मुझ पर कभी कोई डिसीजन इम्पोज नहीं किया, उन्होंने हमेशा क्वेश्चंस को एंटरटेन किया। क्योंकि अगर जो मेरे वाला केस है उसमें बच्चे को समझाना बनता है या पेरेंट्स को? दोनों से बात करनी पड़ती है कि कहाँ पे गैप आ रहा है। अल्टीमेटली किसकी मानी जाएगी, आप ये पूछना चाह रहे हैं? हाँ, पेरेंट्स की मानी जाएगी, बच्चे की मानी जाएगी? देखना पड़ेगा कि क्या आया वो जो टैलेंट है बच्चे में वो वाकई में मौजूद है जो कि उसके पेरेंट्स आ रहे हैं कि वो करे, और बच्चा क्या वाकई रिस्पॉन्सिबल है और वो क्या मैच्योर इनफ है कि वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है। क्योंकि एक नौजवान की लाइफ में दो मेजर डिसीजन होते हैं, एक तो उसकी शादी का डिसीजन और एक उसके करियर का डिसीजन। अब ये बच्चा चाहता है कि वो खुद ले। अब बच्चा टैलेंटेड है लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो बहुत जिद्दी हैं, ठीक है, फिर आप क्या पेरेंट्स को किस तरह समझाएंगे आप? अच्छा, पेरेंट्स से इस पे बात की जाएगी कि वो बच्चे के एक साथ बैठ के उनसे बात करें, क्योंकि एक टाइम सेट जब करेंगे वो, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि हम जब जा रहे होते हैं किचन की तरफ, पेरेंट्स जा रहे हैं और बच्चा जो है वो ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, तो उनका बात कर रहे होते हैं आपस में और कोई टाइम सेट करके वो बात नहीं कर रहे होते। तो सबसे पहले टाइम को सेट करना कि डायलॉग करना कितना ज़रूरी होता है। सबसे पहले टाइम सेट करें, उसके बाद डायलॉग करें, और डायलॉग भी कभी एक दफ़ा डायलॉग करके ख़त्म ना करें, डायलॉग कभी 2 या 3 दफ़ा करें। और जब आप 2-3 दफ़ा डायलॉग करते हैं तो उससे बात की इंपॉर्टेंस में मज़ीद उसे तक़वियत मिलती है और आप मज़ीद अच्छे वे में बच्चे से कम्युनिकेशन इज मस्ट। कम्युनिकेशन, जब तक कम्युनिकेशन नहीं करेंगे अच्छा देखिए, अगर नहीं निकलेगा। जो आपने भी केस बताया ना जी अरूज, जो अभी आपने इस केस बताया जो जिसके अंदर अगर बच्चा गिटारिस्ट है और माँ बाप नहीं चाहते हो गिटारिस्ट बनाए, तो उसके अंदर पहले माँ बाप से बात की जाएगी। रीज़न बीइंग आप माँ बाप को ये समझाएंगे कि आप अपने बच्चे के लिए चाहते क्या है। What do you want for your kid? You want him or her to be happy? You want him or her to be successful? तो उनके जहन में पहले सक्सेस को, अब वो कहेंगे हम अपने बच्चे की खुशी चाहते हैं, हम चाहते हैं, हर माँ बाप यही चाहते हैं ना, उसके अलावा तो कुछ और नहीं चाहता। अच्छा अरूज, ऐसे भी तो हो सकता है माँ बाप का परसेप्शन चेंज करना होगा। हाँ, माँ बाप का परसेप्शन चेंज करना होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि पेरेंट्स ये कहें अच्छा बेटा ठीक है तुम गिटारिस्ट भी बन लो लेकिन इंजीनियर भी बन लो। वुड यू एग्री? नो, मैं एक इंसान को जानता हूँ जो आई वुड लाइक टू स्पीक मिडिल वे, प्लीज। बहुत ज्यादा मिडिल वे, ठीक है, मिडिल वे, जी, आई वुड लाइक टू कंप्लीट माय, देन शी कैन आस्क।
I have seen a person who left his home because he wanted to be a singer, but the parents didn't agree to it, and he said, I have to follow my dream. And they gave him many names, that singer is like this, wo ye hota hai, wo hota hai, like, you know, parents normally do. He left the home and he came back to Lahore, and he stayed on roads and streets, and he said, I have to follow my dream. And I know him personally that he never had a penny at times. No. He's a awesome singer now, हर जगह पर मौजूद, हर चैनल पर मौजूद। अदनान धूल, सोच बैंड है उनका, और अब वो माशाल्लाह, अभी मैं कल देख रही थी उनके बहुत से बच्चे गाने गा रहे थे, तो मैंने कहा ओह अदनान धूल। ओके, वेरी नाइस। तमाम गेस्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, एंड वी होप के पेरेंट्स की और टीचर्स की और स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा रहनुमाई होगी आप आज के हमारे इस शो से। तो कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। जी, अपना ख्याल रखिए, फीडबैक हमें दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।